सुबह 9 बजे उठकर हमने नाश्ता किया और दिन की रोशनी में दुश्मन की पोस्टों का जायजा लेने लगे। फायर करने के लिए हमने ऐसी जगह का चुनाव कर लिया था जहां से हम दुश्मन की दोनों पोस्टों पर फायर गिरा सकते थे। दुश्मन की 777 नामी पोस्ट का हवाई फासला बजाहिर 2 किलोमीटर से ज्यादा था, लेकिन अपहिल डाउनहिल फॉर्मूले के मुताबिक 1900 मीटर बनता था, जबकि फॉरवर्ड 1 पोस्ट का फासला 1700 मीटर बन रहा था। हमारी तरफ से तैयारी का इशारा मिलते ही उस यूनिट के चंद जवान खुर्रम ओपी की बुलंदी तय करने लगे। तमाम ने बुलेट प्रूफ जैकेटें पहनी हुई थी। लोहे की ये जैकेटें गर्दन से नीचे नाफ तक के जिस्म को गोली और धमाके वगैरह से उड़ाने वाले शेल से महफूज रखती हैं। चूंकि इनमें मौजूद प्लेटों का अच्छा खासा वजन होता है, इसलिए उसे पहनकर चलने वाला खासी थकन महसूस करता है, खासकर जब ये जैकेट पहनकर खुर्रम पोस्ट की दुश्वार तरीन बुलंदी पर चढ़ना हो और सोने पर सुहागा के कंधों पर सामान भी उठाया हो। इसी मुश्किल की वजह से आम दिनों में फौजी जवान पोस्ट पर सामान चढ़ाते वक्त बुलेट प्रूफ जैकेटें नहीं पहनते थे, लेकिन आज चूंकि दुश्मन को धोखा देने के लिए उनकी पीठ पर खाली सामान लदा हुआ था, इसलिए उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहनी हुई थी। मैंने कहा सबसे पहले हम 777 पर मौजूद दुश्मन के स्नाइपर्स को निशाना बनाएंगे, क्योंकि एक तो वो थोड़ा मुश्किल हदफ है और दूसरा खुर्रम ओपी पर वहीं से ज्यादा फायर आता है। इलियास ने इस बात में सर हिला दिया। जी उस्ताद जी। रेंज मास्टर के पीछे मैं खुद लेट गया था। उसके साथ ही मैंने इलियास को फायर करते वक्त कुछ जरूरी एहतियातों के बारे में समझाना शुरू किया। गो तमाम चीजें उसे दौरान तरबियत भी बताई जा चुकी थी, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि इल्म की तकरार ही से वो दिलो दिमाग में जड़ पकड़ता है। इलियास ने विंड मीटर से हवा की रफ्तार नाप कर डिफ्लेक्शन नॉब को मतलूबा जगह पर सेट किया। दुश्मन का दुरुस्त फासला नाप कर बुलंदी से पस्ती की जानिब फायर करने के फार्मूले के मुताबिक मखसूस रेंज लगाई और तैयार कहकर स्पॉटर साइट को आंखों से लगा लिया। साइट में झांकते ही मुझे दुश्मन की पोस्ट वाज़े तौर पर नजर आने लगी। हमारे आदमी अभी तक उस खास बुलंदी पर नहीं पहुंचे थे जहां से वो दुश्मन की नजरों में आ सकते। हम दोनों उस वक्त फहीम ओपी पर मौजूद थे। वहां से खुर्रम ओपी मगरिब की जानिब वाक़ थी। ये दोनों पोस्टें इन मुजाहिदों के नाम से मंसूब हैं जिन्होंने यहाँ लड़ते वक्त जामे शहादत नोश किया। दुश्मन की पोस्ट 777 शुमाल मगरिब की जानिब और फॉरवर्ड 1 शुमाल की जानिब मौजूद थी। अगस्त के गर्म महीने में भी फहीम और खुर्रम ओपी के शुमाल की जानिब ढलान पर बर्फ की सफेदी नजर आ रही थी, और ये ताज़ा बर्फ नहीं थी, ये कई साल पुरानी बर्फ थी जो पिघल नहीं पाई थी और छोटे से ग्लेशियर की सूरत में शुमाल की जानिब मौजूद ढलान पर काफी नीचे तक चली गई थी। शुमाली ढलान पोस्ट के करीब तो बिल्कुल सीधी थी, यानी 80 डिग्री का जाविया बनाती ढलान पर बर्फ नहीं ठहर सकती थी, लेकिन 100-150 गज के बाद ये ढलान बतदरीज कम होते हुए नीचे नाले तक चली जाती थी। इलियास ने ऐलान किया, हलचल नजर आ रही है। 2 बंदे मुझे भी दौड़ते हुए नजर आए थे। दोनों 2 मुख्तलिफ मोर्चों में घुस गए थे। इन मोर्चों के होल काफी चौड़े थे और एक स्नाइपर को फायर करने के लिए लाजमी बात है होल के 2-2.5 फुट की चौड़ाई की जरूरत पड़ती, तभी तो वो सामने वाले इलाके में अपनी मर्जी के मुताबिक शिस्त ले सकता है। अब ये उनकी बदकिस्मती थी कि वहां मैं पहुंच गया था और मेरे लिए 2 फुट के होल में शिस्त लेकर फायर करना ऐसा ही था जैसा मछली के बच्चे के लिए तैरना या लंगूर के बच्चे का दरख्त पर चढ़ना। पहले दाएं वाला मोर्चा, इलियास को बताकर मैंने दाएं वाले मोर्चे पर शिस्त साध ली। उस वक्त तक दुश्मन के स्नाइपर 3-4 फायर कर चुके थे। उनकी तेजी को देखकर मुझे अंदाजा लगाने में देर न हुई कि वो बस नाम ही के स्नाइपर थे, वरना स्नाइपर्स हवा में गोलियां नहीं उड़ाया करते। उनकी नालायकी ही थी कि वो इतने दिनों तक मुसलसल फायर करके दुश्मन के 4-5 आदमियों को ही गिरा पाए थे। एक और गलती मैंने ये जांची कि वो स्नाइपर्स होते हुए भी खड़े होकर फायर कर रहे थे। गो एक स्नाइपर हर हालत में फायर करने की अहलियत रखता है, लेकिन जब उसे चुनाव का इख्तियार दिया जाए तो वो लेटने को ज्यादा तरजीह देता है, क्योंकि इस तरह वो ज्यादा इत्मीनान से हदफ को निशाना बना सकता है। अब जैसे मैंने वहां पहुंचते ही बजाय मोर्चे के अंदर खड़े होकर फायर करने के, एक मोर्चे की छत पर फायर करने के लिए जगह मुंतखब की थी। अपने सामने 1 फुट बुलंद पत्थर की आड़ रखकर मैंने सामने से आने वाले फायर का सद्देबाब भी कर लिया था। यूं भी दुश्मन की दोनों पोस्टें फहीम ओपी से नीचे थी। मोर्चे के अंदर छांव थी और राइफल के पीछे खड़ा हुआ आदमी साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन होल से बाहर निकली हुई बैरल को देखकर मुझे फायर की जगह का अंदाजा लगाने में कोई दिक्कत पेश नहीं आ रही थी। इतने साल के तजुर्बे के बाद ये अंदाजा लगाना मेरे लिए निहायत ही आसान था। मखसूस जगह पर शिस्त साध कर मैंने ट्रिगर दबाया और फौरन ही शिस्त दूसरे मोर्चे पर ले जाकर दूसरी मर्तबा ट्रिगर दबा दिया। उसके बाद भी मेरा काम रुका नहीं था। दोनों स्नाइपरों के गिरते ही रिहायशी बंकर से 2-3 आदमी भागकर बाहर निकले। यकीनन उन्हें मोर्चे में मौजूद दूसरे आदमी ने अपने मरने वाले स्नाइपर्स के बारे में बता दिया था। पोस्ट की 4 दीवारी सिर्फ इतनी ही थी कि आदमी झुककर ही फहीम पोस्ट पर मौजूद संतरियों की नजरों से ओझल हो सकता। वो तीनों तेजी की कोशिश में झुके बगैर उस जानिब दौड़ते हुए पहुंचे थे और अल्हम्दुलिल्लाह मोर्चे तक सिर्फ एक ही सलामत पहुंच पाया था। 2 के नसीब में मजीद सांस नहीं लिखे थे। फहीम पोस्ट पर मौजूद जवानों ने जोर
जोरदार नारा लगाकर मेरी हौसला अफजाई की थी। वो 2 दूरबीनों की मदद से बारी बारी ये नजारा देखने की कोशिश कर रहे थे। इससे पहले कि 777 वाले ये खबर फॉरवर्ड 1 तक पहुंचाते, मैं अपनी शिस्त तब्दील करके फॉरवर्ड 1 की जानिब मोड़ चुका था। इस मर्तबा काम पहले की निस्बत भी आसान था। इलियास ने जल्दी जल्दी नई मैगजीन भरकर राइफल के साथ लगाई और एलिवेशन साइट पर रेंज कम कर दी। उस जानिब 2 स्नाइपर के निशाना बनते ही बाकी आड़ में हो गए थे और फिर एकदम तेज फायरिंग शुरू हो गई। दुश्मन बौखलाहट का शिकार होकर बेफायदा ही एमुनिशन फूंक रहा था। अलबत्ता इतनी अक्ल उन्हें आ गई थी कि वो आड़ से बाहर नहीं निकल रहे थे। राइफल के पीछे से उठकर मैंने इलियास को जगह लेने का इशारा किया और खुद छत से नीचे उतर गया। गो 777 पर तो वो कामयाब फायर नहीं कर सकता था कि उसका फासला ज्यादा था, अलबत्ता फॉरवर्ड 1 पर मौजूद आदमियों को जरूर निशाना बना सकता था। फहीम ओपी के पोस्ट कमांडर सूबेदार अकरम ने बेसाख्ता मुझे गले से लगाकर मेरा माथा चूम लिया। शाबाश जवान, जो तारीफ सुनी थी उससे कुछ ज्यादा ही पाया है। मैंने कहा शुक्रिया सर, अब आप अपने जवानों को बता दें कि वो राशन चढ़ाना शुरू कर दें। इंशाल्लाह अब उन्हें निशाना साध कर गोली नहीं मारी जा सकेगी। सूबेदार अकरम ने खुशदिली से कहा, ये बात मैं आपके कहने से पहले बटालियन में बता चुका हूँ। कमांडिंग ऑफिसर बहुत खुश हैं और खुर्रम ओपी बेस तक राशन पहुंचाने के लिए राशन गाड़ियों में रखा जा रहा है। मैं चाय पीकर दोबारा मोर्चे के ऊपर चढ़ गया था। इलियास बोला, उस्ताद जी, 3 गोलियां चलाकर एक आदमी को जहन्नम रसीद करने वाले शागिर्द की आप बेइज्जती करेंगे कि दाद देंगे? ये भी ख्याल रहे कि पहला मिशन है। मैंने कहा, 2 गोलियों के ज़िया पर थप्पड़ मारना तो बनता है। वो हंसा, 3-4 इकट्ठे ही लगा दें। मुझे थप्पड़ मारने के लिए क्या बार बार छत पर चढ़ते रहेंगे? मैं संजीदा लहजे में बोला, इलियास याद रखना, हमारा हालिया मिशन बिल्कुल पिकनिक मनाने के मानंद है, क्योंकि हमें जान का कोई खतरा नहीं है, जबकि स्नाइपर ने अमली जिंदगी में फायर करते वक्त जान हथेली पर रखी होती है। गोली के खता जाने का सीधा सीधा मतलब जान से जाना होता है। चलो मैं यहाँ से 2 गोलियों के ज़िया को तो बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन ये भी सोचा है कि मुश्किल हालात में फंसने पर तुम्हारा क्या होगा। उस वक्त मेरे गुस्सा करने का या अफसोस करने से बात गुजर जाएगी। उसका लहजा नदामत से पुर था। बोला, माफी चाहता हूँ सर। मैंने कहा, हमारा काम दुश्मन को फायर की आवाज सुनाना नहीं, जिस्म में गोली घुसने की अजियत महसूस करवाना है। खाली टख टख तो उस पोस्ट पर मौजूद तुम्हारे भाई तुमसे कई गुना बेहतर कर सकते थे। एक आम फौजी दर्जन भर गोलियां चलाकर भी दुश्मन का एक आदमी मार ले तो उसे घाटे का सौदा नहीं कहा जाता, लेकिन स्नाइपर की गोली कभी भी खता नहीं जाती। या तो दुश्मन की छाती में घुसती है या लौट कर खुद स्नाइपर को आ लगती है। अब ये ना पूछना कि गोली लौटती कैसे है। यकीन मानो एक गोली दर्जनों गोलियों की शक्ल इख्तियार करके लौटती है। इस मर्तबा उसने कोई जवाब नहीं दिया था। स्पॉटर साइड आंखों से लगाकर मैंने दुश्मन की 777 पोस्ट की तरफ देखा। एक मोर्चे के होल से मुझे दोबारा राइफल की बैरल छलकती नजर आ रही थी। इलियास को हटाकर मैं फौरन राइफल के पीछे लेट गया। दुश्मन को ये बावर करवाना जरूरी था कि वो इन मोर्चों के होल्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते और इसी से वो ज़हनी तौर पर शिकस्त तस्लीम करके अपने दिफाई इक़दामात पर तवज्जो देते। 2-3 मिनट शिस्त साध कर मैंने ट्रिगर दबा दिया था। एकदम होल से झलकती राइफल की बैरल का गायब हो जाना जाहिर कर रहा था कि राइफल के पीछे खड़ा दुश्मन थोड़ी देर पहले मरने वाले साथियों के पास पहुंच गया है। मेरे साथ लेटे इलियास ने तहसीन आमेज लहजे में पूछा, क्या कभी आपकी गोली खता गई है? मैंने कहा, मेरा ख्याल है इस सवाल का जवाब असबात में देना सच नहीं होगा। मैंने शिस्त दुश्मन की दूसरी पोस्ट की तरफ मोड़ दी थी। उस तरफ से भी फायरिंग की आवाज आ रही थी, कोई नजर नहीं आ रहा था। दुश्मन को अच्छी तरह मालूम हो गया था कि वो आड़ से सर की कुर्बानी देकर ही सर निकाल सकते थे। 2-3 लम्हे ठहर कर मेरी हिदायत जारी रही। एक और बात जहन में रखना, जब भी दुश्मन पर शिस्त साधो तो वक्त का ध्यान बिल्कुल छोड़ दो। ये न हो घंटा 1.5 घंटा चाबुक दस्ती से निशाना साधने के बाद तुम सुस्त होकर चंद लम्हे सस्ताने का सोचो और उन्हीं चंद लम्हों का दुश्मन फायदा उठा जाए। उसने इस बात में सर हिलाया, जी सर। मैं दोबारा नीचे उतर गया। चलो फिर जगह संभालो। उस दिन कामयाबी से राशन की तरसील जारी रही। शाम को कमांडिंग ऑफिसर शहजाद अकबर साहब ने टेलीफोन पर बजाते खुद मुझसे बात की थी। बोले, बहुत उम्दा ज़ीशान मियां, तुम लोगों ने चंद घंटों में ही हमारा मसला हल कर दिया। मैंने इनकिसारी से कहा, शुक्रिया सर। वो बोले, अब तुम्हें हफ्ता भर हमारा मेहमान रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे जाते ही उन्हें दोबारा सर उठाने का मौका मिल जाएगा। मैंने कहा, हम खुर्रम ओपी पर राशन जखीरा होने तक कहीं नहीं जा रहे। वो मुस्कुराए, बहुत मेहरबानी जवान। मैंने कहा, इसमें मेहरबानी की कोई बात नहीं सर, ये मेरी जिम्मेदारी और फर्ज है कि अपने साथियों के लिए मुझसे जो कुछ हो सकता है मैं वो पूरा करूंगा और यकीनन कदम पीछे नहीं हटाऊंगा। वो बोले, सही कह रहे हो बरखुरदार। पाक आर्मी का हर जवान, चाहे वो किसी भी ओहदे रैंक का हामिल हो, किसी भी बैच से ताल्लुक रखता हो, वो यकीनन मुल्क की सलामती के लिए कोई दकीका फरोगजाश नहीं करता। मैंने उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, जी सर। वो बोले, बहरहाल मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके राशन जखीरा कर लिया जाए। इसी मकसद के लिए मैंने आर्जी तौर पर बटालियन की छुट्टी भी बंद कर दी है और पड़ोसी यूनिट से भी 50 जवान 3 दिनों के लिए मांग लिए हैं। मैंने कहा, आप इत्मीनान से राशन जखीरा करें सर, इंशाल्लाह दुश्मन के स्नाइपर्स की जिम्मेदारी मैं कबूल करता हूँ। उन्होंने मुझे शाबाश देते हुए रिसीवर रख दिया।
गया। इलियास को सारा दिन मैंने रेंज मास्टर के साथ मसरूफ रखा था। खुद अलबत्ता दिन को चंद घंटे की नींद ली। उसके बाद दुश्मन के स्नाइपर्स का फायर नहीं आया था। यकीनन वहां पोस्ट पर मौजूद स्नाइपर्स का सफाया हमने कर दिया था। अलबत्ता जो आम फौजी मौजूद थे उन्होंने खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मिस्ताक फिर टक टक जारी रखी थी। अगले दिन भी राशन की जखीरा अंदोजी का काम इत्मीनान से जारी रहा। दिन के इब्तिदाई 3-4 घंटे तो मैं राइफल के पीछे लेटा रहा, मगर अब दुश्मन चौकन्ना था। कोई मौका भी न पाकर मैंने इलियास को राइफल के साथ ये इजाजत देकर छोड़ दिया कि वो 10-15 गोलियां जाया कर सकता है। इस तरह एक तो दुश्मन पर फायर का खौफ तारी रहता और दूसरा उसकी मश्क भी हो जाती। खुद मैं पोस्ट कमांडर के साथ बैठकर गपशप करता रहा। पहाड़ की चोटी पर बनी हुई उस पोस्ट पर मुसलसल वक्त गुजारना वाकई जान जोखम का काम था। सर्दी की शिद्दत, तेज हवा, पानी की कमी, घर से दूरी, ताज़ा खुराक की अदम दस्तयाबी, रिहाइश का नाकिस इंतजाम, घर राब्ते में मुश्किलात और उन जैसे दर्जनों मसाइल के होते हुए पाक आर्मी के जवानों का वहाँ वक्त गुजारना हिम्मत और जुर्रत का एक नमूना ही है। रिहाइश के लिए पत्थरों से बने हुए बंकर जिन्हें सीमेंट और मट्टी वगैरह के बगैर ही एक दूसरे पर रखकर दीवार की शक्ल दे दी गई हो। उनके सुराखों से हवा की आमद ऐसे ही जारी रहती जैसे सुराख ज़दा बोरी से गल्ला गिरता रहता है। वो लोग जो सर्दियों में हीटर और गर्मियों में एसी के सामने से हिल जाएं तो उन्हें अस्पताल जाना पड़ जाए, वो भी पाक आर्मी पर मुंह उठाकर यूं बकवास करते हैं जैसे बेनियाज दरवेश पर आवारा कुत्ते भौंकते हैं। फौज ने पाकिस्तान के लिए क्या कुर्बानियां दी हैं और क्या क्या दे रही है, ये बात वो एकदम फरामोश कर देते हैं। मैं यकीन से कहता हूँ कि ऐसे किसी आदमी को अगर घंटा भर भी फहीम ओपी जैसी जगह पर गुजारना पड़ जाए तो वो उसकी जिंदगी का आखिरी घंटा साबित हो। वो ये बात फरामोश कर देते हैं कि उनकी आरामदेह नींदों की इमारत कुछ जियालों की बेआरामी और बेसुकूनी की बुनियाद पर खड़ी है। उनके सैर सपाटे, बेफिक्री से घूमने फिरने और आजादी की जिंदगी के पीछे इन जवानों की हिम्मत कार फरमा है, जो आजाद होते हुए कैदी किसी जिंदगी गुजार रहे हैं, जो बीवी के होते हुए मुजर्रद बने हुए हैं, जो कभी अपने बच्चों की शरारतों से दिल भर के लुत्फानंदोज नहीं हो पाते, जिन्हें बूढ़े माँ बाप की खिदमत का मौका साल में चंद दिन ही मिलता है, जो हमेशा अपने गाँव में मेहमान और अजनबी रहते हैं, जो किसी खुशी के मौके पर वक्त पर नहीं पहुंच पाते, जिनके प्यारों के जनाजे उनके बगैर पढ़ दिए जाते हैं, जो कभी कभार ऐसी हालत में भी घर वापस आते हैं कि उनका पूरा या अधूरा जिस्म लकड़ी के संदूक में बंद होता है। बेटे के इंतजार में रातों को जागने वाली माँ को बता दिया जाता है कि अब तुम्हारा इंतजार इख्तिताम पजीर हुआ, अब वो कभी लौट कर नहीं आएगा। शौहर की आमद के लिए नए कपड़े सिलवा कर रखने वाली बीवी को बताया जाता है कि तुम्हारे नए जोड़े को सराहने वाली आंखें बाकी नहीं रही। बाप की आमद पर नए खिलौने पाने के मुंतजिर बच्चों के कानों में बस माँ और दादी की सिसकियां और कराहें गूंजती रहती हैं। और एक घटिया बेगैरत कहता है, पाक फौज ने आज तक किया क्या है। इसमें कोई शुबा नहीं कि आज अगर पाकिस्तान में कोई ऐसा इदारा मौजूद है जिस पर पाकिस्तान के अवाम आंखें बंद करके एतमाद कर सकते हैं तो वो पाकिस्तानी अफवाज हैं। अलबत्ता इंसान होने के नाते इन जवानों से भी गलती होती है। आप तसव्वुर करें कि एक जवान पाक आर्मी की वर्दी जेबतन करके दहशतगर्दों का खुला हदफ बनकर जब किसी जगह ऑपरेशन करता है तो वहाँ सिविल कपड़ों में दिखाई देने वाला हर आदमी बज़ाहिर उसका दुश्मन और दहशतगर्द हो सकता है। ऐसे वक्त में अखलाकियात और नरम खुई दिखाना एक सिपाही के लिए मुमकिन नहीं रहता। तारीख गवाह है कि कम फहम लोगों ने हमेशा अपने हीरोज की नाकदरी की है। ऐसे लोग दुनिया को अपने मतलब की ऐनक लगाकर देखते हैं। चोर को कभी भी जागने वाला चौकीदार अच्छा नहीं लगता। ऐसे लोग जो पाकिस्तानी होते हुए यहूद और हनूद के एजेंडे पर काम कर रहे हों, उन्हें पाक आर्मी से कैसे लगाव हो सकता है। बहरहाल ये एक लंबी बहस है। बाकी का दिन खैरियत से गुजरा था। बस इलियास दुश्मन के एक आदमी को जख्मी करने में कामयाब हो पाया था और दुश्मन को अपनी हुदूद में सिमटे रहने के लिए इतना कुछ भी काफी था। अगले 2 दिन भी सुकून से गुजर गए, सिवाय इसके कि दुश्मन की 777 पोस्ट पर एक आदमी ने आड़ से सर निकालकर दूरबीन के जरिए खुर्रम ओपी का जायजा लेना चाहा और उसकी बदबख्ती के उस वक्त रेंज मास्टर के पीछे मैं लेटा हुआ था और उसकी मजीद बदबख्ती के उसी जानिब मुतवज्जे था। बेचारा अपने सर के साथ दूरबीन का भी बेड़ा गर्क करवा गया था। उनकी सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये थी कि उनके आने जाने का रास्ता अकब में था, जहाँ से उनकी आमद-ओ-रफ्त बगैर किसी मसले के जारी रहती। 5वें दिन इंडियन आर्मी की आर्टिलरी गनों के थाने खुल गए थे, लेकिन आर्टिलरी को दुरुस्त फायर करवाने के लिए एक ऐसे दीदबान की जरूरत होती है जो आगे किसी पोस्ट पर बैठकर हदफ पर फायर गिरा सके, वरना तो आर्टिलरी गनों की मिसाल ऐसी है जैसे अंधे के हाथ में गुलेल। पहले दिन फॉरवर्ड 1 पर एक दीदबान ने अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश की और इस कोशिश का जवाब उसे छाती में लगने वाली गोली की सूरत में मिला। ये इलियास का पहला शिकार था जिसका मुशाहिदा मैंने बजाते खुद स्पॉटर स्कोप से किया था। उसके बाद गोलाबारी तो जारी रही, मगर गोलों के हदफ पर गिराने वाला कोई दीदबान
सामने न आया। गोलाबारी का हदफ चूंकि खुर्रम ओपी थी, इसलिए इलियास अपनी जगह पर डटा रहा। सुपहर ढले मैं मोर्चे की छत पर चढ़ा ताकि दिन की आखिरी रोशनी में दुश्मन की पोस्टों का जायजा ले सकूं। दुश्मन की गोलाबारी वक्फे वक्फे से जारी थी। 3-4 गोले फहीम ओपी की तरफ भी गिराए गए थे, लेकिन फौजी जवान इस गोलाबारी के इसलिए भी आदी हो जाते हैं कि ये उनके लिए कोई अनोखी और नई बात नहीं होती, और यही चीज एक तरबियत याफ्ता फौजी और एक आम इंसान के दरमियान फर्क को उजागर करती है। फौजी के आसाब आम लोगों की निस्बत कवी होते हैं। गोला बारूद के धमाके, गोलियों की तड़तड़ाहट और तोपों की घनघरज मुसलसल सुनकर उसके कानों को ये आवाज नामानूस नहीं लगती, और इसी वजह से अक्सर बेजाब्तगियां भी हो जाती हैं और बाज औकात उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ता है। यकीनन उस वक्त मेरी बदबख्ती का सूरज निस्फुन निहार पर पहुंच चुका था जब मैं दुश्मन पर आखिरी नजर डालने मोर्चे पर चढ़ा। इलियास मुझे आते देखकर रेंज मास्टर के पीछे से हटकर दाएं जानिब हो गया। मैंने लेटकर टेलीस्कोप साइड से 1777 पोस्ट का जायजा लिया, क्योंकि इलियास वहां कामयाब फायर नहीं कर सका था। किसी किस्म की हरकत न होती देखकर मैंने राइफल के अकब से उठकर इलियास को नीचे उतरने का इशारा किया। उस वक्त मैं मोर्चे की छत पर गरबी जानिब खड़ा था, जबकि इलियास मेरे दाएं और मशरकी जानिब खड़ा था। अचानक ही उस मोर्चे के 25-30 गज नीचे ढलान पर आर्टिलरी गन का एक गोला आकर जोरदार धमाके से ब्लास्ट हुआ। पूरा मोर्चा ही लरज गया था। हम दोनों जल्दी से नीचे बैठे ताकि गोले के फटने से चारों जानिब उड़ने वाले लोहे के टुकड़ों से बच सकें। गोले की धमक खत्म होते ही मैं जल्दी से उठकर चिल्लाया, राइफल को छोड़ दो इलियास और नीचे चलो। ये कहते ही मैं उठा। इलियास मेरे जितनी तेजी नहीं दिखा सका था। एकदम मोर्चे की शुमाली और शर्की दीवार लुढ़क गई थी। वो मोर्चा बिल्कुल फहीम ओपी के शुमाल मशरकी कोने पर बना हुआ था। इलियास शुमाली जानिब फिसला, और अगर वो उस जानिब गिर जाता और पत्थरों की लपेट में आने से बच भी जाता, तब भी खुद को पहाड़ी की बुनियाद तक पहुंचने से रोक नहीं सकता था, क्योंकि उस जानिब खड़ी ढलान थी। 80 डिग्री पर उठी हुई ढलान लुढ़कने वाले को संभलने का मौका नहीं दिया करती। उस वक्त मैंने तेजी का मुजाहरा करते हुए उसका बाजू थाम कर उसे अपनी जानिब खींचा। ऐसा करते हुए वो मेरे बाजुओं में आ गया था। छत मशरकी और शुमाली जानिब बिल्कुल झुक गई थी। उसे संभाल कर मैं अपना तवाजुन भी खो बैठा। जब मुझे लगा कि हम दोनों किसी सूरत नहीं बच सकते, तब मैंने अपने उस्ताद सादिक, उसके उस्ताद हाशिम और उसके उस्ताद गुल की पैरवी करने में सेकंड का 1000वां हिस्सा भी न लगाया। इलियास को जुनूब की जानिब जोरदार धिक्का देते हुए मैं खुद शुमाल की जानिब गिर गया। नीचे गिरते हुए खुद को पत्थरों की लपेट में आने से बचाने के लिए मैंने लाशौरी तौर पर मगरिब की तरफ खिसकने की कोशिश की, मगर सीधी ढलान मुझे रुकने का मौका देने पर तैयार नहीं थी। मैं जिस रिवायत की जंजीर में जकड़ा था, यकीनन उसी रिवायत ने अपनी भींट वसूल कर ली थी। मेरी जगह संभालने के लिए इलियास पहुंच गया था और अब मेरी जरूरत बाकी नहीं रही थी। बज़ाहिर बेजरर नजर आने वाला मिशन मेरी जिंदगी को निगलने के लिए तैयार था। दूर गहराई में मुझे पलवशा दोनों बाहें खोले अपनी मुंतजिर नजर आई। मेरे कानों में जो आखिरी आवाज गूंजी वो इलियास की जोरदार चीख थी। उसने पूरी कुव्वत से मुझे पुकारा था, उस्ताद ज़ीशान। उस जानिब ढलान ऐसी थी कि एक बार लुढ़कने वाला किसी सूरत में संभल नहीं सकता था। एक बात जो मेरे हक में जाती थी कि उस तरफ पथरीली चट्टानों की बजाय भुरभुरी मिट्टी और कंकरों वगैरह की बहुतात थी। पथरीली चट्टानें होने की सूरत में मेरे सर को टूटने से बचाना शायद मुमकिन न रहता। मैंने अपने हवास बहाल रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन मेरा दिमाग किसी फिरकी की तरह घूम रहा था। पोस्ट पर शायद चीखो पुकार शुरू हो गई थी, लेकिन मुझे इलियास की पहली चीख के बाद कुछ सुनाई न दिया। एक तसलसल से लुढ़कने की वजह से मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे कई मुस्तनद बॉक्सर मेरे जिस्म पर मुसलसल घूंसे बरसा रहे हों। अचानक नीचे से जमीन खत्म हुई और मेरा जिस्म हवा में बुलंद हो गया। मुझे यकीन हो गया कि अब मेरा बचना मुहाल है। लुढ़कते हुए जिस्म को चोटें जरूर लगती हैं, लेकिन वो चोटें बर्दाश्त हो सकती हैं। यूं हवा में बुलंद होकर पथरीली जमीन पर गिरने से मौत ना भी आती तो कई हड्डियों ने जरूर टूटना था। और फिर मेरे जिस्म का जमीन से इत्तिसाल हुआ। मैं ग्लेशियर में गिरा था। अगस्त के महीने की आखिर थी। बर्फ ऊपर से यूरिया खाद के दानों की तरह भुरभुरी पड़ी थी, अलबत्ता उसकी निचली सतह सख्त थी। मेरी हड्डियां टूटने से तो बच गई थीं, लेकिन बर्फ पर थोड़ा सा लुढ़कते ही एकदम बर्फ की ऊपरी सतह टूटी और मैं एक क्रेविस में लुढ़कने लगा। क्रेविस सख्त बर्फ के अंदर बने हुए गार नुमा गढ़ों को कहते हैं, जो काफी गहरे होते हैं। सियाचिन ग्लेशियर में तो कई क्रेविसेस ऐसे हैं जो हजारों सैकड़ों आदमियों को निकल चुके हैं और अब तक उनका पेट नहीं भरा। ये ग्लेशियर छोटा सा था, मगर इस क्रेविस की गहराई अच्छी खासी थी। मैं खुद को मजीद लुढ़कने से रोकने के लिए काफी कोशिश करता रहा, मगर कोई ऐसी चीज न मिली जिसे पकड़कर मैं खुद को लुढ़कने से रोक सकता। तह में पहुंचकर मैंने ऊपर देखा। क्रेविस का मुंह नजर नहीं आ रहा था। यूं भी शाम का मलगजा अंधेरा छा गया था। मुसलसल हरकत की वजह से मेरा जिस्म काफी गर्म था। मैंने जिस्म की तमाम दुखती हड्डियों को हाथ लगाकर अच्छी तरह जांचा। अल्हम्दुलिल्लाह कोई हड्डी नहीं टूटी थी।
अलबत्ता तमाम जिस्म में अच्छा खासा दर्द हो रहा था, लेकिन उस वक्त मुझे दर्द से ज्यादा क्रेविस से निकलने की फिक्र थी। गो मैंने सर्दी की शिद्दत से महफूज रहने के लिए गर्म लिबास पहना हुआ था, क्योंकि फहीम ओपी पर चलने वाली तेज हवा और सर्दी वगैरह से बचने के लिए रिहायशी बंकर से बाहर निकलते ही गर्म लिबास की जरूरत सख्ती से महसूस होती है। ट्रैक सूट के नीचे गर्म पाजामा, मोटा ओवरकोट, सर पर ऊनी टोपी, पाँव में स्पोर्ट्स शूज वगैरह, मगर इस गर्म लिबास की क्रेविस की सर्दी के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं थी। एक भयानक मौत मेरी मुंतजिर थी। मैंने कोट की जेब से दस्ताने निकाल कर हाथों में पहन लिए और बाहर निकलने की तदबीर सोचने लगा। सबसे बड़ा मसला ये था कि घुप अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैंने टटोल कर क्रेविस की दीवारों का जायजा लिया और ऊपर चढ़ने की कोशिश की, मगर ठोस बर्फ पर ऊपर चढ़ना मुमकिन नहीं था। वहां मेरी मदद को कोई भी नहीं आ सकता था। मैं इंडिया की जानिब गिरा था और इंडियन पोस्ट से उस ग्लेशियर का फासला फहीम ओपी से कम था। शाम का अंधेरा फैलते ही इंडियन फौजी शदीद आलात की मदद से उस तरफ की देखभाल शुरू कर देते। अगर फहीम ओपी से कोई उतर कर उस जानिब का रुख करता तो लाजिमन वो फायर खोल देते। एक मुझे बचाने के लिए 10 मजीद आदमियों की कुर्बानी देने की हिम्मत कौन कर सकता था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती